आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, जो उन्हें करना है वो कर लें, लेकिन हम किसानों के हितों में लड़ेंगे क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और अगर हम उनकी कद्र नहीं करेंगे तो इस देश में कोई नहीं बचेगा। ये तो है, सच है। हम हर वक्त हर सांस में हम किसानों का याद करते हैं। हमारे अन्नदाता खाना खिलाते, वोट के टाइम तो सब वहाँ पहुँच जाते हैं, बाकी टाइम कोई पलट के देखते नहीं है। आज के दिन मैं भी इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, जो करना है कर ले, मगर हम किसानों के हित में हम लड़ेंगे क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है और अगर हम उनका कदर नहीं करेंगे तो कोई बचेंगे नहीं, कोई इस देश में कोई किसी को बख्शेंगे। हाँ, तो खास क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को हम सक्षम और शिक्षित कर रहे हैं। ये पैसे उनके फ़ायदे की होगी, क्यों नहीं? ये तो पहले भी हुआ था। कौन सा इलेक्शन में आजकल में हुआ था जब केंद्र सरकार ने इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र किए थे? पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोग्राम था ना, तो आज भी है। तेलंगाना में 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के चुनाव में वोटों की गिनती जो सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी BRS और बीजेपी के लिए लोकप्रियता की परीक्षा है, आज सुबह 8 बजे से शुरू की गई। बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल की वजह से वोटों की गिनती की प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है। पोस्ट द्वारा भेजे गए बैलेट पेपर की गिनती सबसे पहले शुरू की। वही इस इलेक्शन को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने कहा कि म्युनिसिपल और कॉरपोरेशन चुनाव के नतीजे लोगों पर फोकस करने वाले शासन के लिए साफ जनादेश दिखाते हैं। वही इस चुनाव को लेकर और लोगों को भी बयान सामने आया है। 16 म्यूनसिपालिटी में 90 के ऊपर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये पूरा तेलंगाना प्रजा आवाम डेवलपमेंट के वास्ते कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सर के ऊपर पूरा विश्वास रख के वोट डाले हैं। डेवलपमेंट का पूरा पदाधिकार पूरा कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब को, हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे महेश कुमार साहब को पूरा उनका है। हमारी एक ही विनती है, जो डेवलपमेंट के वोट डाले पूरे आवाम को हम कभी भी हमारे ये राजनीति में कभी भी हमको नहीं छोड़ेंगे। हम ये हमारी गुजारिश है उनसे। 90 के ऊपर म्यूनसिपालिटी कांग्रेस पार्टी बोले तो ये जो है ना रिजल्ट, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर रेवंत रेड्डी साहब के ऊपर पूरा विश्वास रखे, डेवलपमेंट के ऊपर विश्वास रखे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय महेश कुमार उसके ऊपर रखे। दो वोटरों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो पब्लिक आवाम एक ही काम करी, जो डेवलपमेंट करता उसको वोट डाले। हमारे को भाई 3 साल है, पूरा जो वादे करे पूरे निभाते बोल के मेजॉरिटी दिए। आने वाले दिनों में भी वही होता। BRS कुछ भी करे तो कुछ नहीं होता, BRS बीजेपी कुछ नहीं होता, या कांग्रेस की सरकार चलेगा। आने वाले दिनों में भी इलेक्शन में तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद में फुटपाथ पर लगातार कब्जा होने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि टैक्स देने वाले लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और पैदल चलने वालों के लिए जगह की कमी की वजह से वे एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। GHMC के जारी किए गए डेमोलिशन नोटिस को चुनौती देने वाली इंद्रुमती नाम की एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस ने सिविक बॉडी की कार्रवाई में दखल देने से इनकार कर दिया और अधिकारियों को कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का निर्देश दिया। पिटीशन ने कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया जब GHMC ने बागलिंगम पल्ली में कथित गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को गिराने की धमकी वाला नोटिस जारी किया। उनके वकील ने दलील दी कि उन्होंने 2010 में हाउसिंग बोर्ड से प्रॉपर्टी खरीदी थी और तब से वही रह रही हैं। यह बताया गया कि लैंड यूज को रेजिडेंशियल से कमर्शियल में बदल दिया गया था और प्रॉपर्टी टैक्स रेगुलर पे किया जा रहा था। कोर्ट ने कहा कि वह GHMC के नोटिस में दखल नहीं दे सकता और पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने सिविक बॉडी को कानून के तहत सभी अतिक्रमण हटाने और फुटपाथ को ठीक करने का निर्देश दिया। कागजनगर म्यूनिसिपैलिटी में त्रिशंकु जनादेश आया है, जिसमें इंडिपेंडेंट और बीजेपी स्विंग फैक्टर के तौर पर उभरे हैं। BRS और कांग्रेस दोनों में सत्ता हासिल करने के लिए मुकाबला होने की संभावना है। शायद इंडिपेंडेंट का सपोर्ट हासिल करके 30 वार्ड वाली कागजनगर म्यूनिसिपैलिटी में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला।
जहां गवर्निंग बॉडी बनाने के लिए 16 सीटों की जरूरत होती है। बीआरएस ने 11 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस 9 के साथ दूसरे नंबर पर रही। 5 सीटों के साथ बीजेपी एक बड़ी तीसरी ताकत के तौर पर उभरी और 4 इंडिपेंडेंट ने भी जीत दर्ज की। इंडिपेंडेंट और बीजेपी ही म्यूनिसिपल काउंसिल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली है, लेकिन नतीजों में बीजेपी को किंग मेकर बनने का मौका दिया है। भले ही पार्टी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर नहीं उभरी है। यह देखना बाकी है कि काउंसिलिंग बनाने के लिए बीजेपी किस पार्टी को सपोर्ट करेगी। इत्तेफाक से सिरपुर टी विधानसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर पी हरीश बाबू सांसद हैं। केरल विधानसभा चुनाव के लिए अभी भले ही समय हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। इसी बीच केरल विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। ये कमेटी राज्य में चुनाव प्रचार अभियान का काम संभालेगी। इसकी कमान रमेश चिन्निथल्ला संभालेंगे। पार्टी ने उन्हें प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता शशि थरूर को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शशि थरूर का लिस्ट इस नाम में आना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि कुछ महीनों पहले तक इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस और शशि थरूर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस अलग कमान के साथ शशि थरूर की मुलाकात हुई थी। इसके बाद माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने केंद्र सरकार के वंदे मातरम वाले नोटिफिकेशन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल स्कूलों और सरकारी प्रोग्राम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अनिवार्य कर दिए गए हैं। लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम ने कहा कि इस गाने में देवी दुर्गा की पूजा शामिल है, जो शिर्क के बराबर है और यह मुसलमानों के एकेश्वरवादी विश्वास के खिलाफ है। हम सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं और उसके सामने ही झुकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये नोटिफिकेशन धार्मिक आज़ादी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन है। वहीं इसको लेकर अब बेंगलुरु की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इमरान रशीदी का भी बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर इस मामले पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन आप और हम जानते हैं कि हम और आप एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक अल्लाह के अलावा किसी और की हम इबादत नहीं करते। चूंकि वंदे मातरम के इस तराने में पास देवी देवता की पूजा के सिलसिले में अशआर जिक्र किए गए हैं और इसी तरह दुर्गा जो माता है उसको अपना माबूद समझकर उसकी इबादत करने की बात कही गई है। उस वजह से हमारे उलमा ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बयान दे दिया कि आप अगर पढ़ना चाहें, हमारे गैर मुस्लिम भाई इसे पढ़ना चाहें, शौक से पढ़ें, हमारे लिए कोई एतराज की बात नहीं है। लेकिन बहैसियत मुसलमान इस गीत को राष्ट्र गीत बनाना और एक नेशनल गीत बनाकर हम पर जबरदस्ती थोपना, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि दस्तूर हिंद की 25 दफा के तहत हमारा मुल्क हमारे मजहब पर चलने की पूरी आजादी देता है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के अंदर लीडरशिप को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सका। पिछले दिनों दोनों शीर्ष नेताओं की ओर से कोई समस्या नहीं का दावा किए जाने के बावजूद विवाद की स्थिति बनी हुई है। लीडरशिप के मुद्दे पर लगातार चल रही अटकलों पर नाराजगी जताते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि अब बहुत हो गया, इसे तुरंत रोकना होगा। परमेश्वर ने आज पार्टी के लोगों को आगाह करते हुए जोर देकर कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की एनर्जी अंदरूनी राजनीति की जगह गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर फोकस होनी चाहिए। राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने यह कहते हुए पार्टी नेतृत्व सही समय पर सही फैसला लेगा। साथ ही यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को खत्म करने के लिए पार्टी के आला कमान से भी बात करेंगे। परमेश्वर ने आगे कहा कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सभी को अपना मुंह बंद रखना चाहिए, वह इससे ज़्यादा सख्त नहीं हो सकते। बावजूद इसके नेता और विधायक इस मामले पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि सरकार के लिए सही नहीं है। इसे तुरंत रोकना होगा। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यहाँ हमें प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक सभी का भरपूर स्नेह मिला है और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं।
पूरी उम्मीद है कि आगामी केरल विधानसभा चुनाव में एनडीए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नहीं, कोई रणनीति का बात नहीं है। यहाँ पर जो हमें स्नेह और सम्मान मिला है नेशनल पार्टी से, प्रधानमंत्री से लेकर हमारे देश के अध्यक्ष नितिन नवीन जी और संतोष जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उन्होंने काफ़ी मान सम्मान दिया है और उनके एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए हैं। और पूरी उम्मीद है यही है कि असेंबली इलेक्शन में, आने वाले असेंबली इलेक्शन में एनडीए का एक बड़ा लीप होगा इलेक्टोरल गेन्स के दायरे में, और एक तरह से प्रोत्साहित किया है सभी हमारे कार्यकर्ता लोगों को, और हम पूरे मोटिवेशन के साथ वापस जा रहे हैं कि हम देश में और प्रदेश में बदलाव लेके आएंगे। तमिलनाडु में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। ऐसे में वहां पर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ डीएमके भी वोटर्स को लुभाने के लिए ताबड़तोड़ चुनावी घोषणाएं कर रही है और इसमें भी महिलाओं पर खास ध्यान दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री स्टालिन ने आज बताया कि कलैगनार महिला अधिकार योजना के तहत राज्य भर के करीब 1.31 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा कराए गए हैं। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बताया कि कलैगनार महिला अधिकार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 3,000 रुपये एडवांस में दिए गए। साथ ही समर स्पेशल पैकेज के तहत अतिरिक्त 2,000 रुपये भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि 3,000 की रकम फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के लिए एडवांस पेमेंट के तौर पर दी गई थी। हालांकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग आने वाले चुनाव का हवाला देकर महिलाओं को दिए जा रहे राहत को 3 महीने के लिए रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दावा किया कि उनकी सरकार ने समय से पहले ही यह काम कर दिया था ताकि लाभार्थी महिलाओं को इसमें कोई दिक्कत न हो। वही पोस्ट में उन्होंने कहा, तमिलनाडु की महिलाओं के लिए विमेन्स राइट्स ग्रांट यह स्टालिन का दावा है। कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करे लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। चुनावों का हवाला देकर वे इस मुद्दे को 3 महीने के लिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी द्रविडियन मॉडल सरकार ने उनसे पहले ही यह काम कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि तमिलनाडु में बहुत जल्द चुनाव है। वहां एमके स्टालिन ने महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये डाले हैं। इससे 1 करोड़ महिलाओं को फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को अच्छा निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन अब वे सत्ता से बाहर जाने वाले हैं और हमारे एनडीए की सत्ता आएगी। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में चुनाव बहुत ही जल्दी मुंबई में आ रहा है और वहाँ के जो स्टालिन जी डीएमके के नेता है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उन्होंने महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये डाले हैं। उसमें कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उसका फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि भाई सरकार को कोई निर्णय अच्छा लेने का अधिकार है। महिलाओं का फायदा होता है तो एक गलत निर्णय बोलेंगे, लेकिन इस वक्त वो महिलाओं के खाते में अगर इतना पैसा डालते भी है तो भी उनको सत्ता से बाहर जाना बहुत बड़ा मतलब वहाँ का वातावरण ऐसा है कि उनकी सत्ता जाएगी और हमारी एनडीए की सत्ता वहाँ आएगी। तमिलनाडु के सलेम में आज टीवी के प्रमुख विजय की रैली में लू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पहले वह बेहोश हुआ और बाद में उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक हार्ट की बीमारी से पीड़ित था। पिछले साल सितंबर में विजय की करूर स्थित रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की भी मौत हो गई थी। अभिनेता से राजनेता बने विजय की सलेम रैली की योजना सख्त सुरक्षा उपायों के साथ बनाई गई थी ताकि करूर जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो सके। जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीड़ भाड़ को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। प्रत्येक एंट्री गेट पर गाड़ियों की चेकिंग और ट्रैफिक में बदलाव भी किए गए थे। इसी बीच टीवी के प्रमुख ने रैली में कहा कि सहयोगियों के साथ सत्ता साझा करने का उनका प्रस्ताव सभी गठबंधनों की मांग बन गया है और तमिलनाडु में यह एक राजनीतिक बम साबित हुआ है। शिवसेना नेता शायन एनसी ने कहा कि राहुल गांधी का एक ही लक्ष्य है, प्रधानमंत्री के लिए और देश के लिए विदेश जाकर असम्मानित बयान देना। क्या वो सरेंडर की बात कर रहे हैं? ये विपक्ष के नेता ये भी नहीं जानते कि जब भारत के कोर सेक्टर है डेटा, कृषि, फूड, ऊर्जा सप्लाई, ये ट्रेड में हम सबको सशक्त किया है। वही आगे उन्होंने कहा कि हम निर्यात विश्व भर में बढ़ेंगे। राहुल गांधी का एक ही लक्ष्य है, भारत में असम्मानित बयान प्रधानमंत्री के लिए और विदेश जाके देश के लिए असम्मानित बयान।
क्या कंप्लीट सरेंडर की वो बात कर रहे हैं? ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये भी नहीं जानते हैं कि जब भारत के जो कोर सेक्टर्स है, डेटा हो, कृषि क्षेत्र हो, फूड हो, एनर्जी सप्लाई, ये ट्रेड डील में हमको सशक्त किया है। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे विश्व भर में, इंपोर्ट जहां हमें आवश्यकता है हमारे सोवरेनिटी के मुताबिक। तो पहले तो आप समझ लीजिए और फिर बात कीजिए कि योर लेवल। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने कहा कि इस देश के सबसे महान नेताओं में से एक, सबसे महान प्रेसिडेंट में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे। मुस्लिम भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई हैं। वे भी उतने ही नागरिक हैं। इस देश का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, देश का संविधान उन्हें अधिकार देता है। बीजेपी का संविधान मनुस्मृति शायद न दे, इसलिए उन्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। देश संविधान से चलेगा और कोई भी नागरिक किसी भी सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमने यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उदाहरण से देखा है। इस देश के महानतम नेताओं में से, महानतम राष्ट्रपति में से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो भी मुस्लिम थे। मुस्लिम इस देश के उतने ही नागरिक है जितने हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, उतने ही वो नागरिक है। और इस देश का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है, वी द मुस्लिम, वी द हिंदू, वी द क्रिश्चियंस, वी द सिख्स, वी द बौद्ध, वी द जैन्स, ऐसा नहीं कहता है। तो देश का संविधान उन्हें हक देता है। भाजपा का संविधान जो है मनुस्मृति, वो शायद नहीं देता होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।